नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर शुक्रवार को केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए हैं, जिसके बाद चार धाम यात्रा का शुभारंभ हो गया है। सुबह 7 बजे केदारनाथ धाम के कपाट देश विदेश के भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं। इस बीच केदारनाथ धाम में दर्शन करने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु भी उमड़ पड़े और केदारनाथ धाम के कपाट के खुलने के बाद बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि भक्त और तीर्थयात्री इस यात्रा का इंतजार करते रहते हैं और मुझे विश्वास है कि प्रदेश में शुक्रवार से शुरू हो रही चारधाम यात्रा अपने पिछले सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ेगी। राज्य सरकार सुरक्षित चारधाम यात्रा के लिए प्रयासरत है। सीएम धामी ने चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देते हुए उनकी मंगल कामना की यात्रा की और साथ ही केदारनाथ के बाद यमुनोत्री धाम के कपाट भी सुबह 10:29 पर खोल दिए गए हैं। कपाट खुलने के अवसर पर हजारों की संख्या में देश विदेश के श्रद्धालु यमुनोत्री धाम में मौजूद रहे। पीछे वालों को भी देखना और इस दिन की प्रतीक्षा हम सभी लोग पूरे साल भर करते हैं कि चारधाम यात्रा शुरू हो, बाबा केदार के कपाट खुले, भगवान बद्री विशाल के कपाट खुले, यमुनोत्री गंगोत्री के कपाट खुले और आज वो शुभ दिन आ गया। यहाँ पर बाबा बद्री विशाल के भी कपाट खुलेंगे। आज बाबा केदार के कपाट खुल रहे हैं, यमुनोत्री गंगोत्री सभी चारधाम यात्रा शुरू हो गई है। इस अवसर पर यहाँ पर कपाट खुलने के अवसर पर प्रत्येक वर्ष, पिछले वर्ष भाई हिमांशु चमोली जी और उनकी टीम लगातार शुरुआत के दिनों में भंडारे का आयोजन करते हैं। मैं पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि बाबा उन पर कृपा करें और आने वाले जो श्रद्धालु हैं, तीर्थयात्री हैं, पर्यटक हैं, उन सभी को प्रसाद ग्रहण करने का अवसर आप सबके प्रयासों से मिलता है। आज इस अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हमारे बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर कमेटी के अध्यक्ष भाई अजेंद्र जी, हमारी पार्टी के अध्यक्ष श्री महावीर पवार जी, श्रीमती मधु भट्ट जी और हमारे बीच में आज आसाम से चलकर बाबा के दर्शन करने के लिए हमारे आसाम के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत बिस्व शर्मा जी की धर्मपत्नी प्रीति शर्मा जी भी यहाँ पर आई हैं। मैं उनका भी आप सबकी तरफ से थोड़ा संकल्प एक बार थोड़ा सा आपका भी स्वागत है। सब आप लोग एक बार स्वागत कर दीजिए। सब लोग बाबा के दर्शन किए हैं आपने और प्रत्येक वर्ष आपका आगमन यहाँ पर होता है। श्रीनिवास पोस्टी जी और सभी हमारे मंदिर समिति के सभी पदाधिकारीगण, सभी हमारे कोई समाज के लोग, वृंदा समाज के लोग, सभी धार्मिक संगठन, हमारे बुद्ध संतगण और देश दुनिया से आए हुए सभी श्रद्धालुगण, मैं आप सबका उत्तराखंड में बाबा केदार के इस धाम में पधारने पर उत्तराखंड के मुख्य सेवक के नाते आप सभी का अपनी ओर से मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और बाबा से प्रार्थना करता हूं कि बाबा आपकी यात्रा को मंगलमय बनाए, बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण करें। हर प्रकार से इस उद्देश्य के लिए भी बाबा के इस धाम में आप सब पधारे हैं। बाबा आप सब पर कृपा करें। भाइयों बहनों, ये बाबा केदार का एक प्रांगण हम सबको याद होगा 2013 में यहाँ पर जो देख रहे हैं उन्हें और आज हमारी पहली पूजा हर वर्ष यहाँ पर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से होती है। हम सबका प्रयास रहता है क्योंकि उन्हीं के प्रयासों से बाबा केदार की कृपा से ये इस पूरे प्रांगण का
पुनः निर्माण का और नव निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ है और पहले चरण का, दूसरे चरण का, तीसरे चरण का काम लगातार जारी है। बहुत सारा यहाँ पर आस्था पथ भी बनाए जा रहे हैं, बहुत सारे आवास बनाए जा रहे हैं, अनेकों अनेक काम यहाँ पर तेजी से हुए हैं। नव निर्माण के, पुनः निर्माण के काम हुए हैं। अभी आने वाले समय में यहाँ की यात्रा जो अत्यधिक कठिन यात्रा भी मैं इसको कहता हूँ, ये यात्रा बहुत आसान हो जाएगी। जो कई घंटों की यात्रा है, कुछ मिनटों में ही हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो यहाँ पर रोपवे का शिलान्यास हो गया है और 1 घंटे में 3600 से भी ज्यादा लोग इस यात्रा को संपन्न कर पाएंगे। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि बाबा केदार की भूमि से बाबा केदार हमारे प्रधानमंत्री जी पर कृपा करें, वो शतायु हों, दीर्घायु हों और देश को लंबे समय तक, दीर्घ काल तक उनका नेतृत्व प्रदान होता रहे और उनके नेतृत्व में हमारा देश विकसित भारत का जो उन्होंने संकल्प किया है वो विकसित भारत बने, हमारा देश दुनिया का सिरमौर भारत बने, हमारा देश दुनिया को नेतृत्व देने वाला भारत बने। भारत में चारों ओर जो विकास की गंगा तेजी से आगे बढ़ी है, उस विकास की गंगा को आगे बढ़ाने में बाबा केदार अपना आशीर्वाद हम सबको प्रदान करें। भाइयों बहनों, एक बार फिर से, क्योंकि आज पहला दिन है और पहले दिन में मैं ये जानता हूं कि व्यवहारिक रूप से बहुत सारी परेशानियां भी इस यात्रा में होती हैं। आप सब लोगों को कोई परेशानी भी हुई होगी। मैं उसके लिए उत्तराखंड के मुख्य सेवक के नाते आप सबसे खेद प्रकट करता हूं, क्षमा प्रार्थी हैं हम सब लोग कि अगर कहीं कोई कमी रह गई हो, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा, हमारी मंदिर समिति का भी, सब लोगों का, कि आपकी आगे की यात्रा ठीक प्रकार से संपन्न हो। बहुत सारे काम यहाँ मंदिर समिति ने किए हैं, जिला प्रशासन ने किए हैं, राज्य के प्रशासन ने, शासन ने, सरकार ने, सबने मिलकर कोशिश करी है कि पिछले वर्षों के अनुभव लेकर हम यात्रा को अच्छे से अच्छा करें। आने वाले किसी भी तीर्थयात्री को, किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की परेशानी न हो, उनकी यात्रा सकुशलता से संपन्न हो, उनको कोई परेशानियों का सामना न करना पड़े। उसके बावजूद भी अगर कहीं परेशानी हो रही है तो उसके लिए निश्चित रूप से हम कोशिश करेंगे आने वाले वर्षों में और अच्छा करें। बहुत सारे लोग इस यात्रा को संपन्न कराते हैं, हमारे प्रशासन के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, मंदिर समिति के लोग हैं, धार्मिक संगठनों के लोग हैं, पूज्य संतगण हैं, तीर्थ पुरोहित हैं और जितने भी लोग इस यात्रा में अपना योगदान देते हैं, मैं उन सब का भी अपने दिल की गहराइयों से उन सब का अभिनंदन करता हूं, उन सबका धन्यवाद करता हूं। हमारे पर्यावरण मित्र लगे हुए हैं, इतनी यहाँ पर निर्माण कार्य भी चल रहे हैं और निर्माण कार्य करना यहाँ पर बहुत कठिन होता है। आप सब जानते हैं कि 6 महीने यहाँ पर बर्फबारी होती है और यही समय होता है कि निर्माण कार्य भी हमको करना है। हमने इस बार ये लक्ष्य लिया है कि 2024 में यहाँ के निर्माण कार्य पूरा हो जाए। उसमें भी आप सबका जिस प्रकार से सहयोग निरंतरता से मिलता रहा है, निकट भविष्य में भी मिलता रहेगा। फिर से एक बार मैं आप सबके मंगल की कामना करते हुए और आप सबका पुनः अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए, जय बाबा केदार, जय बाबा केदार। संवाददाता दीपक नोटियाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, किस तरह की तैयारियां भी आज रही पूरे दिन पर और क्या माने, जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद एक धाम में पहुंच करके यात्रियों का स्वागत भी किया, तो वहीं बाकी जो धाम थे, जो गंगोत्री और यमुनोत्री, वहां पर किस तरह का दृश्य देखने को मिला है? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अभी अभी जो है जो गंगोत्री धाम है उसके कपाट खुल चुके हैं और यहाँ पे जो है मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती यहाँ पे मौजूद है। साथ ही साथ में यहाँ पे जो स्थानीय विधायक है सुरेश चौहान, वो यहाँ पे, और बात करूँ यमुनोत्री धाम की तो वहाँ जो स्थानीय विधायक संजय डोभाल और डीआईजी नीलेश आनंद भाई भी वहाँ पे मौजूद रहे। जी तो ऐसे में यात्री भी बढ़ चढ़ करके पहुंचे होंगे, उनकी सुविधाओं के लिए क्या कुछ व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं प्रशासन के द्वारा? जी बिल्कुल, अगर गंगोत्री धाम की बात करूं तो गंगोत्री धाम में इतना टफ सफर तो नहीं है, लेकिन यमुनोत्री धाम में थोड़ी बहुत मुश्किलें आती है यात्रियों की। वहाँ पे पैदल चढ़ाई पार करनी पड़ती है, जिसके कारण से यात्री कई बार जो है यात्रियों को जो कई पिछली सीजन की बात करूं तो कई लोग जो हार्ट अटैक से मर गए थे। लेकिन इस बार जो है जगह जगह पे जो है मेडिकल टीमें जो है रखी गई है, साथ ही साथ जो उत्तराखंड पुलिस के जो वहाँ पर मौजूद है और साथ ही साथ में जो है एम्बुलेंसों की जो है व्यवस्था की गई है। इस समय जो यात्री आएंगे उनको एक नए सुखद एहसास
एहसास होगा जी। दीपक, बड़ी संख्या में यात्री रजिस्ट्रेशन भी करा रहे हैं चारधाम यात्रा के लिए, और जाहिर सी बात है कि गंगोत्री यमुनोत्री के लिए भी रजिस्ट्रेशन जारी हैं। तो ऐसे में प्रशासन, क्योंकि जिस तरह से अभी कुछ समय पहले हम तस्वीरें भी देख रहे थे कि कई जगह पर पेयजल की समस्याएं भी हैं, तो उनको किस तरह से दुरुस्त करने का कार्य जारी है? जी बिल्कुल, लगातार हमारी टीम जो है इस गंगोत्री यमुनोत्री जो मार्ग है उस पे लगातार हमने जो है यात्रा से पहले जो है कई बार हमने वहाँ पे दौरे किए। लेकिन आज की अगर मैं बात करूं, क्योंकि मैं गंगोत्री धाम में मौजूद हूँ और गंगोत्री धाम में इस समय जो है इस समय जो रास्ते हैं बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। साथ ही साथ जो सड़क में जो गड्ढे थे वो बिल्कुल ठीक करे गए हैं, और जो यात्री आ रहे हैं उनका जो फीडबैक आ रहा है कि इस बार जो है बिल्कुल अलग तरह से यहाँ पे एक यात्रा हो रही है, क्योंकि पता नहीं चल रहा है कि मतलब कि ना कोई जाम की स्थिति है ना कुछ ऐसी जैसे पिछली बार होती थी। इस बार ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, लेकिन जो यात्री आ रहे हैं जो है उत्साह है। जी दीपक, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की पारंपरिक वैदिक प्रक्रिया शुरू हो गई है। यात्रा की तैयारियां अंतिम चरण में है। शुक्रवार को नरसिंह बद्री मंदिर प्रांगण में वैदिक परंपरा के अनुसार गणेश पूजा की गई। महालक्ष्मी मंदिर में पुजारी के सानिध्य में विशेष पूजा की गई है, जिसके बाद बद्री धाम के कपाट खोलने की प्रक्रिया शुरू हो गई। गणेश पूजन और शंकराचार्य के गद्दी पूजन के बाद सेना के बैंड की मधुर धुन में जय बद्री विशाल के जयकारे लगे, जिसके बाद शंकराचार्य जी की गद्दी पांडुकेश्वर रवाना हुई। बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी के सानिध्य में शंकराचार्य जी की गद्दी पांडु नगरी पहुंचेगी। तो संवाददाता संजय कुंवर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, किस तरह की तैयारियां देखी जा रही है? 12 मई को जिस तरह से बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने हैं, तो क्या कुछ खास तैयारियां इस दौरान कर ली गई हैं? जी देखिए, जो आज जो भगवान केदारनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं और इसके साथ ही बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति जो है श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की जो तैयारियां उसमें युद्ध स्तर पर अंतिम चरण में है। और आज जो है भगवान बद्री विशाल के कपाट खोलने की जो वैदिक परंपराएं होती है आज से शुरू हो चुकी है। और भगवान नरसिंह बद्री मंदिर प्रांगण में जो आज मुख्य पुजारी है बद्रीनाथ धाम के रावल श्री ईश्वर प्रसाद नंबूदिरी जी, उनके सानिध्य में सुबह जो श्री गणेश पूजन हुआ। गणेश पूजन के बाद संकल्प लिया गया और उसके बाद जो है आदिगुरु शंकराचार्य जी की जो पवित्र गद्दी होती है, जो सदियों से परंपरा के अनुसार जो है जोशीमठ नरसिंह मंदिर से बद्रीनाथ के लिए रवाना होती है। और आज जो है ये पवित्र गद्दी जो हकाकुकधारी है जोशीमठ के रैकवाल कौम के, उनके सानिध्य में जो है पांडुकेश्वर पहुंच चुकी है। और पांडुकेश्वर में जो है कल भगवान उद्धव और कुबेर जी की देव डोलियां भी इस डोली के साथ शामिल होंगी। और मुख्य पुजारी जो रावल हैं वो जो यहाँ पे भगवान बद्री विशाल के धाम में पहुंचेंगे। और 12 तारीख को सुबह जो प्रातः काल जो है ये सभी डोलियां गर्भगृह में प्रवेश करेंगी, जिसके बाद जो ग्रीष्म काल के लिए भगवान श्री बद्री विशाल के कपाट खोल दिए जाएंगे। श्रद्धालुओं में काफी उत्साह है और सैकड़ों श्रद्धालु जो है आज ही जो है जोशीमठ पहुंच चुके हैं और जो कल सुबह जो है बद्रीनाथ पहुंचेंगे। जी बिल्कुल संजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड में एक और वन अग्नि की घटनाएं बढ़ रही हैं, तो वहीं चारधाम यात्रा की शुरुआत भी हो चुकी है। ऐसे में सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी खुद मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। साथ ही अन्य राज्यों में बीजेपी के नेता चुनाव प्रचार में भी बाहर राज्यों में दौरे पर हैं, जिस पर विपक्ष लगातार सवाल भी उठा रहा है। ऐसे में उत्तराखंड से जुड़े तमाम विषयों को लेकर धर्मपुर विधायक विनोद चमोली से खास बातचीत की हॉर्नबिल टीवी ने। धर्मपुर से भाजपा विधायक विनोद चमोली जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि लोकसभा का इलेक्शन उत्तराखंड में हो चुका है 5 सीटों पर। किस तरह से आप लोग अब चर्चा भी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, और क्या आपको लग रहा है कि किस तरह का रिस्पॉन्स आपके फेवर में है? देखिए, जिस प्रकार की सूचनाएं हैं और जिस पर हमारा आंकलन है, तो उत्तराखंड की 5 सीट हम अच्छे मतों के अंतर से जीत रहे हैं। और पूरे देश के अंदर वातावरण है तो निश्चित तौर पर जो बाकी के चुनाव भी हो रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहा है, ऐसा दिखता है। सर, अन्य आपके जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो राज्य से बाहर भी हैं, चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। किस रूप में देख रहे हैं आप? और एक बड़ी जिम्मेदारी भी सब नेताओं को दी गई है बीजेपी की ओर से। हमारे यहाँ एक पारिवारिक भाव से काम होता है। जब हम यहाँ चुनाव लड़ते हैं तो बाहर से कार्यकर्ता यहाँ पर चुनाव लड़ाने आते हैं।
जब बाहर चुनाव होते हैं तो हम लोग बाहर जाके चुनाव लड़ाने जाते हैं। जैसे पिछली बार मैं इसी समय दिल्ली में था, तो एक लोकसभा सीट मैं देख रहा था। तो ऐसे हमारे तमाम कार्यकर्ता, लगभग 150 कार्यकर्ता इसमें पूरे देश के अंदर जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं उन क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देने गए हुए हैं। और ये पारिवारिक भाव से हम लोग काम करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, चुनाव में लगते हैं। सर, प्रदेश में चूंकि वनाग्नि की घटनाएं भी दिनों दिन बढ़ रही हैं और ऐसे में कांग्रेस भी यह आरोप भी लगा रही है कि जब नेताओं को उत्तराखंड में होना चाहिए, वनाग्नि की घटनाओं पर कैसे कंट्रोल किया जाना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए, तो वो राज्य के बाहर हैं, वो चुनाव में प्रचार में बिजी हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। लगातार प्रदेश में काम हो रहा है और वनाग्नि को रोकने का जो भी संभव प्रयास हो सकते हैं वो हम लोग कर रहे हैं। और पहली बार आपने देखा होगा कि हेलीकॉप्टर से तक हमने जंगलों की आग को बुझाने का काम किया है। तो ऐसा नहीं है कि पूरे देश में चुनाव चल रहा है और कार्यकर्ता अगर बाहर गया तो यहाँ पर कोई उसके कारण कोई दिक्कत पैदा है। सरकार यहाँ मौजूद है, पूरा सिस्टम यहाँ मौजूद है और जो कुछ भी तरीके हो सकते हैं वनाग्नि की रोकथाम के लिए वो हम लोग पूरा कर रहे हैं। अच्छा सर, राज्य में जल्दी भी निकाय चुनाव भी होने हैं, किस तरह की तैयारियां हैं निकाय चुनाव को लेकर के आप लोगों की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो 24/7/365 लगातार चुनाव की तैयारी करते, चुनाव के लिए तैयार रहती है। अभी जैसे सुगबुगाहट है, जिस तरह की सूचनाएं हैं कि जल्दी ही स्थानीय निकाय चुनाव होने जा रहे हैं, तो हम लोग पूरी तरह तैयार हैं, आश्वस्त भी हैं चुनाव के परिणामों को लेकर और अपने काम में लगे हुए हैं। सर, लगातार एक और ये भी देखा जा रहा है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की डिमांड आ रही है अन्य राज्यों से, अलग अलग राज्यों में प्रचार प्रसार के लिए जा रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं आप उनकी इस छवि को? देखिए, मुझे ये अच्छा लग रहा है कि हमारे प्रदेश का युवा मुख्यमंत्री आज एक राष्ट्रीय फलक पर उभर रहा है और एक राष्ट्रीय नेतृत्व के रूप में उनके सामने संभावनाएं बढ़ रही हैं और वो उस संभावनाओं को कहीं ना कहीं मूर्त रूप देने का भी काम कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात है कि हमारा मुख्यमंत्री और हमारे बीच के कार्यकर्ता जो लगातार पूरे देश के अंदर घूम घूम कर पार्टी के लिए प्रचार कर रहा है और लोगों में उत्सुकता भी है उनको मिलने की, देखने की, क्योंकि जिस तरह उत्तराखंड में काम हुआ है पूरे देश के अंदर उसकी चर्चा हो रही है। तो निश्चित तौर पर उनके इस मूवमेंट से पूरी भारतीय जनता पार्टी को लाभ होगा और देश में सरकार बनाने में हम लोग अपना योगदान कर पा रहे हैं। सर, मेरा एक सवाल ये भी है कि जिस तरह से बीजेपी सरकार ये कहती है कि हम हर घर नल दे रहे हैं, हर घर जल दे रहे हैं, लेकिन आज भी कई क्षेत्रों से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं कि जहां पर जल की अभी भी काफ़ी किल्लतों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि अभी गर्मी अपने चरम पर भी नहीं है। तो क्या लगता है कि सर उन लोगों के लिए किस तरह से काम किया जाएगा? देखिए, बीजेपी सरकार ने पहल की कि जो जल के स्रोत हैं उन स्रोतों को बनाए रखने के लिए, उनके संरक्षण संवर्धन के लिए हम लोगों ने अपनी जल नीति बनाई है और उसके लिए हम एक्ट भी लेकर आए हैं। तो उस पर काम हो रहा है। क्योंकि नल बिछाने का काम थोड़ा आसान हो जाता है तो इसलिए जल्दी दिख जाता है, लेकिन स्रोतों को पुनर्जीवित करना और जहाँ स्रोत है वहाँ से नलों तक पानी ले जाना एक बड़ी योजना का हिस्सा है। अब उस पर काम हो रहा है। आगे चल के आप देखेंगे कि हर घर में नल है और उस नल पर भी जल आता हुआ दिखेगा और वो भी शुद्ध जल मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा काम इस समय पूरे उत्तराखंड के अंदर हो रहा है। सर, देहरादून में ट्रैफिक व्यवस्था की अगर हम बात करें तो बिल्कुल चरमराई हुई है। हाल ही में जिस तरह से देखा जा रहा है कि बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं मसूरी में, तो ऐसे में ट्रैफिक व्यवस्था काफ़ी बाधित हो जाती है, काफ़ी परेशानियां भी करनी पड़ती है स्थानीय लोगों का। क्या इसके लिए भी कोई रोल मॉडल आप लोग तैयार कर रहे हैं? देखिए, देहरादून का अगर हम पूरा परिदृश्य देखें तो देहरादून में जो हमारी सड़कों की कैपेसिटी है वो जितने वाहन इस पर चल रहे हैं उससे कम है। क्योंकि देहरादून में हमको लोकल पब्लिक तो हमारी है ही है, साथ में हमको फ्लोटिंग पॉपुलेशन बहुत बड़ी मात्रा में कैटर करनी पड़ती है और उसके कारण अनायास एकदम से जैसे भी सीज़न आता है और कोई मान लो कोई बर्फ़ का सीज़न है या वैसा सीज़न है तो एकदम से पब्लिक का इन्फ्लो बढ़ जाता है और सड़कों पर जो हमारे वाहनों का दबाव बढ़ जाता है। तो उसके लिए हम लोगों को काफ़ी मशक्क़त भी करनी पड़ती है और कई बार देखने में भी आता है कि हमारे पास जो फोर्स है इसको कंट्रोल करने के लिए वो भी पर्याप्त नहीं पड़ पाती, क्योंकि ट्रैफिक भी एक अलग सब्जेक्ट है। उसके अलावा जब लोग आते तो अन्य व्यवस्थाओं में भी हमको कहीं ना कहीं फोर्स को लगाना पड़ता है। तो इसके कारण भी कई सारी दिक्कतें होती हैं, लेकिन ये समस्या है। इसके निजात के लिए हमको वैकल्पिक मार्गों पर हम लोग जा रहे हैं, उसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हमारे स्थानीय लोगों को भी अनुशासित होने की ज़रूरत है। जो जहाँ तहाँ वाहनों खड़ा कर देते हैं, जो सड़कों पर इंक्रोचमेंट करते हैं, तो उसकी पुलिसिंग भी होती रहनी चाहिए ताकि लोगों को ज़्यादा दिक्कतें ना हो और हम इसको ठीक प्रकार से सुचारू कर सकें। सर, अंतिम सवाल मेरा ये है कि लगातार स्मार्ट सिटी पर भी सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए और अभी भी स्मार्ट नहीं दिख रही है राजधानी देहरादून। देखिए, स्मार्ट सिटी पर अगर
किसी ने सबसे ज़्यादा सवाल खड़ा किया तो मैंने ही किया है। मैंने अधिकारियों से लेकर उन तमाम जो जिम्मेदार लोग हैं जिसको उसको ठीक से चलाना चाहिए था, करना चाहिए था, उन सबको भी मैंने कहीं ना कहीं अप्रोच की है, बोला है, और मीडिया में भी कहीं बात आई है। तो क्योंकि शहर मेरी जिम्मेदारी है, मैं मेयर के रूप में रहा हूँ और ये मेरा ही एक ब्रेन चाइल्ड था कि जो मोदी जी ने स्मार्ट सिटी के लिए जो योजनाएं लाए थे उसमें देहरादून को उसमें इंक्लूड कराना, इसके लिए काफ़ी प्रयास मेरे द्वारा भी किए गए थे। और देहरादून ही एकमात्र ऐसा शहर था जिसमें अमृत योजना भी लागू थी और स्मार्ट सिटी भी लागू थी। लेकिन उसको जिस ढंग से सामने आना चाहिए था, जिस प्रकार काम होना चाहिए था, आज भी मेरा मानना है कि उस तरह से काम उसमें नहीं हो पाया है। कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही का शिकार ये पूरा देहरादून हुआ है। तो जो लोग जिम्मेदार लोग हैं उनको अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मैं मानता हूँ कि जिस तरह हम इस देहरादून शहर को देखना चाहते थे उस तरह हम नहीं देख पा रहे हैं। अलबत्ता ये ज़रूर हुआ है, जब इन्वेस्टर समिट्स यहाँ पर हुआ तो बाद में जब कंपनियों के हाथ से काम ले लिया गया तो उसके बाद थोड़ा सुधार हुआ है, थोड़ी परिस्थितियाँ बेहतर हुई हैं, लेकिन जितना अच्छा हम इसको कर सकते उतना नहीं हुआ, ये मैं स्वीकारता हूँ। धन्यवाद सर हॉर्नबिल टीवी से बात करने के लिए। तो विनोद चमोली जी हमसे बातचीत कर रहे थे तमाम विषयों पर। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। भारतीय खिलाड़ी अपना परचम देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी लहरा रहे हैं। वहीं हरिद्वार के खिलाड़ियों ने भी नेपाल में उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। दरअसल हरिद्वार में पढ़ रहे माउंट लिट्रा जी और केवी स्कूल के बच्चों ने पहले SGADF दिल्ली फेडरेशन में हिस्सा लेकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया और फिर इंडिया के लिए चयनित टीम ने भारत से नेपाल जाकर इंडो नेपाल गेम्स 2024 में सिल्वर और गोल्ड भारत के नाम कराया है। नेपाल में अंडर 17 फुटबॉल मेंस की टीम ने भारत के लिए सेकंड प्लेस में रहकर सिल्वर मेडल अपने नाम किया, तो वहीं कबड्डी में हरिद्वार के बच्चों ने गोल्ड पर कब्जा किया है। इसके गेम्स होते हैं, ये दिल्ली फेडरेशन की तरफ से होता है। एक्चुअली हमें हर साल दिल्ली फेडरेशन ले जाते हैं। लास्ट ईयर एग्जाम्स की वजह से हमारे बच्चे जा नहीं पाए थे, लेकिन इस बार हमारे बच्चे गए तो हमारा कबड्डी में गोल्ड और फुटबॉल में सिल्वर आया। कहाँ एक बच्चा केवी का है सर, बाकी माउंट लिट्रा जी स्कूल हरिद्वार के बच्चे हैं। अगला भविष्य जो है इसमें से जिसमें सिलेक्शन होगा सर, इसके लिए होगा एशियन गेम्स वगैरह के सिलेक्शन होगा बच्चों का। आई होप सर सिलेक्शन हो, हमारे बच्चों का आगे बढ़े सर, देश का नाम रोशन। फुटबॉल में सर पहला मैच नेपाल बी टीम से था, उन्हें सर 1-0 से हमने जीता उस मैच को। दूसरा मैच बांग्लादेश से था, उसमें सर पेनल्टीज हुई, पेनल्टी में हम लोग जीते। और जो हमारा फाइनल हुआ था सर नेपाल से, जो नेपाल की मेन टीम होती है, जो मेन टीम आती है एसोसिएशन की, उससे सर 2-1 से हम फाइनल में हार गए थे। लेकिन बच्चों का जो एक कंपटीशन था वो देख के लग रहा था कि सर इंडिया टीम के मतलब बहुत अच्छा खेला है। आपकी टीम से सुना गया कि मिला है 2-3 बच्चों को मिला है। कबड्डी में सर उज्जू को मिला है और फुटबॉल में आगे प्लीज। फुटबॉल में मिला है सर उत्कर्ष को, अनसैनी को और वंश को। जिले के बच्चे जो हैं वो नेपाल में अपना नाम रोशन करके आए हैं। हमारे यहाँ से जो जिले से टीम गई थी इंडो नेपाल गेम्स के लिए, और नेपाल में ये लोग फुटबॉल और कबड्डी के अंदर आप लोग गोल्ड और सिल्वर जीत के आएंगे, तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हमारे इनके साथ हमारे कोच अभिजीत जी गए थे। ये लोग बच्चों को वहाँ खेलने के लिए लेके गए थे और बच्चों का वहाँ पे जीतना ये बहुत ही खुशी की बात है हमारे लिए, क्योंकि ये बच्चे जो हैं कल को आने वाले समय में हमारे देश का भविष्य उज्जवल करेंगे, हमारे उत्तराखंड का भविष्य उज्जवल करेंगे। तो इन्हीं बच्चों से ये है कि इनके बच्चों के भविष्य के लिए अग्रिम शुभकामनाएं हैं और ये खूब मेहनत से लगन के साथ आगे भी इसी तरह से खेलते रहें। और हमारे उत्तराखंड में इस समय उदयमान खिलाड़ी योजना भी चल रही है, जिसके अंतर्गत जो बच्चे हैं, जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं, उनको सरकार प्रोत्साहित कर रही है। तो मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में इन बच्चों को हम लोग सरकार के साथ जोड़ें। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।